everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन scheduled है on 22nd November 2026. So a quick info for all the viewers who are watching any video under our channel for the very first time. Under this series named Pragyan, we are covering part B of the scientific officer biology syllabus, wherein we are covering the biology specific पार्ट ऑफ द सिलेबस, राइट। पार्ट बी जो है आपका, उसमें कंप्लीटली आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट जो आपका है उसको पढ़ना है। उसमें 5 यूनिट्स है एंड वी आर टूवर्ड्स कंप्लीटिंग यूनिट 1, राइट। इससे पहले टोटल 19 क्लासेस हैं, तो यदि आप पहली बार कोई क्लास देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले 19 सेशंस एक बार देख लीजिए और उसके बाद क्लास 20 में आइए। व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी कवर थ्योरी इन वन क्लास and then we practice the questions on this the topic that we have covered in the previous class in the next class, right? So this is class 20, wherein we are going to cover the practice questions on biological evidence, teeth and urine. Vaginal secretion we are not going in today's class because we have not studied it yet in the theory part, okay? So those who have not watched class 19, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पहले आप जाके क्लास 19 देखिए, उसको समझिए और उसके बाद क्लास 20 में आइए, तो आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो पाएगा। ओके, ऑलराइट। तो देखिए और कैसे आप सीरीज तक पहुंच सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑफिशियल चैनल है प्रोपीसीएस, यूट्यूब में आपको प्रोपीसीएस चैनल सर्च करना है। प्रोपीसीएस चैनल के अंडर आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट दिख रही होगी। आप जैसे ही व्यू फुल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरी क्लासेस दिख रही होंगी, ठीक है। तो आप क्लासेस देख सकते हैं 1 to 19। इसके साथ साथ फॉर द स्टूडेंट्स जो यूनिट 1 की नोट्स की डिमांड करते हैं, उनके लिए क्विक इन्फो, आप सभी ने बहुत इनॉर्मस सपोर्ट दिया है और प्यार दिया है इन नोट्स को, एंड आपके बहुत 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 वैल्यूएबल, ढेर सारे वैल्यूएबल फीडबैक हमें प्राप्त हुए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी आर ग्लैड कि ये जो नोट्स हमने फ्रेम किए ये आप अपने सिलेबस के साथ अलाइन कर पा रहे हैं, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप सभी ने एक बहुत मेजर सजेशन दिया है मुझे कि जो क्वेश्चंस है वो भी अगर चैप्टर के एंड में ऐड हो पाएंगे तो और ज्यादा बेटर होगा। तो ये सजेशन जो है वो हमने रिमेनिंग यूनिट के नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। बाय द एंड ऑफ द जुलाई सारे यूनिट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। Complete 5 units के notes will be available only at 400 rupees, right? There is no compulsion. If you wish to purchase them, you can purchase. कैसे purchase करना है, तो आपका जो description है वीडियो का, उसमें ही एक लिंक होगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको send message option आएगा। You just need to type notes, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप comments में notes बस enter कर दीजिए। The team will reach out to you, okay? And ये sample notes हैं, these are only 8 pages, ठीक है। टोटल 113 पेज का आपका नोट 1 है, यूनिट 1 के नोट्स हैं, तो यदि आप चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द ग्रिल एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजिकल एविडेंसेस, टीथ एंड यूरिन। ओके, सो प्लीज अगर आपने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी है क्लास 19 में तो क्लास 19 देखिए और उसके बाद ही क्लास 20 में आइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अपने साथ एक नोटबुक रख लीजिए ताकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगे वो आप नोट कर पाए यहाँ से। ओके, which part of the tooth provides the highest quantity of nuclear DNA for forensic profiling? आपका जो टूथ है उसमें कौन सा पार्ट है जो हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर डीएनए प्रोवाइड करता है, किस लिए? फॉर फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं हमको, एनामल, डेंटिन, डेंटल पल्प एंड सीमेंटम। ओके, ऑलराइट। तो आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर डीएनए कहाँ से मिलता है। हमने पढ़ा है कि जो डेंटल पल्प है आपका उसमें फिब्रोब्लास्ट रहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट रहते हैं। इसमें लिख लेते हैं, आप याद रख पाएंगे जिससे, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट, इनको नोट कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक पिछली क्लास देखी है तो आपको ये वैसे भी समझ में आएगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, ये सारी की सारी चीजें जो है, एंड साथ साथ में वस्कुलर टिश्यूज भी रहते हैं, वस्कुलर टिश्यूज
which are rich in न्यूक्लिएटेड सेल्स, ऐसे वस्कुलर टिश्यूज जो कि न्यूक्लिएटेड सेल्स में से रिच रहते हैं, जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लिएटेड सेल हैं, डेफिनेटली हमको यहीं से न्यूक्लियर डीएनए मिलेगा। और यही एक्चुअली में, क्योंकि आपके डेंटल पल्प के अंदर फिब्रोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट और वस्कुलर टिश्यूज, इनमें ढेर सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, इनमें डेफिनेटली न्यूक्लियर डीएनए भी होता है, और इसीलिए ये फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स आपके टूथ को कंसीडर किया जाता है, राइट? So the part of the tooth that provides the highest quantity of nuclear DNA for forensic DNA profiling, so यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका डेंटल पल्प। आपका जो डेंटल पल्प है उसमें फिब्रोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, ल्यूकोसाइट्स, वस्कुलर टिश्यूज, जिनमें काफी सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलते हैं, और न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं तो न्यूक्लियर डीएनए मिल रहा है, इसलिए इसलिए डेंटल पल्प एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। ओके, चलिए, सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The exceptional resistance of enamel is primarily due to its high content of enamel की अत्यधिक कठोरता एवं प्रतिरोधक क्षमता मुख्यतः किसके कारण होती है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा जा रहा है कंपोनेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एनामल की से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई एनामल इतनी बढ़िया तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो क्यों शो करता है, ऐसा क्या होता है एनामल में जिसकी वजह से वो इतना हाई रेजिस्टेंस शो करता है? वी हैव फोर ऑप्शंस: कोलेजन, हाइड्रोक्सीपेटाइट, केराटिन और इलास्टिन। तो इन चारों चीजों में से भाई क्या रहता है जिसकी वजह से इतना रेजिस्टेंट होता है आपका एनामल, राइट? सो एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो आपका एनामल होता है ना, एनामल में आपका 96% हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है। हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है आपका 96%, ठीक है? किस में होता है 96% हाइड्रोक्सीपेटाइट? आपका एनामल में। ओके, ऑल राइट। और यही हाइड्रोक्सीपेटाइट जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये आपके जो इनेमल है उसको एक्सेप्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टिश्यूज, राइट? तो क्यों है ये समझ लीजिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 96% ऑफ हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द इनेमल, इट इज मेड आउट ऑफ 96% हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स, और इसी की वजह से ये एक्सेप्शनल रेजिस्टेंस शो करता है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए मैडम, ये हमें समझ में आ गया है, और हमने डेंटल पल्प को रिकॉल भी कर लिया, और साथ साथ में हमने एनामल भी हमको याद आ गया, हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which forensic technique is considered the gold standard? ये gold standard वर्ड आपको forensic साइंस में बहुत देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? आप में से एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, कल टेलीग्राम में आपका मैसेज आया था कि मैम ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, आप एक बार प्लीज क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड की अगर आप बात करते हैं ना, तो गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब कौन, मानक तरीका, स्टैंडर्ड मेथड आप कह समझ सकते हो, ठीक है? द बेस्ट मेथड फॉर डिटेक्टिंग समथिंग। मान लीजिए कि आपको ब्लड का टेस्ट करना है, या मान लीजिए आपको डेंटल रिकॉर्ड का टेस्ट करना है, तो डेंटल रिकॉर्ड अगर आप टेस्ट करने बैठे हैं तो आपको सबसे बेस्ट मेथड, जिसमें सबसे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, एररलेस रिजल्ट मिलेंगे, वो गोल्ड स्टैंडर्ड में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप प्लीज मुझे फिर से रिस्पॉन्स कीजिएगा टेलीग्राम पे जहाँ पे आपने टेक्स्ट किया था, एंड मैं फिर से समझाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, सो विच फॉरेंसिक टेक्निक इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन when antemortem dental records are available? Now when we talk about antemortem record, चलिए मुझे पता है, मेरे सारे प्यारे बच्चों को पता है कि antemortem record क्या होता है। मैम, we are super champions, now we know that antemortem का मतलब जो before death, when there was life, जब life थी, आपका जो भी पर्सन है, विक्टिम है या सस्पेक्ट है, तो जब लाइफ थी उसकी बॉडी में, लाइफ रहते हुए जो अगर आपको रिकॉर्ड्स लिए गए हैं वो एंटेमोर्टम रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एंटेमोर्टम रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो कौन सी इनमें से कौन सी फॉरेंसिक टेक्निक यूज की जाएगी एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन? यहाँ पे आपको कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एंटेमोर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है तो। आपको समझ में आ रहा है? यदि आपके पास एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है तो कौन सी टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जाएगी, उसका सवाल है। डीएनए प्रोफाइलिंग, डेंटल रिकॉर्ड कंपैरिजन,
बाइट मार्क एनालिसिस या ब्लड ग्रुपिंग? देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, मतलब हमको जो विक्टिम है या जो कल्प्रिट है या आपका जो सस्पेक्ट है उसकी पहले एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड हमारे पास है ना, मतलब बिफोर डेथ उसका डेंटल मेकअप कैसा था ये हमें पता है, राइट? अगर आपको पता है तो फिर कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? जब पता है तो हम डेफिनेटली कंपैरिजन करेंगे, डेंटल रिकॉर्ड कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज वी हैव द डेटा ऑलरेडी। हमारे पास एक प्रायर डेटा है, उस प्रायर डेटा, वो कौन सा डेटा है? आपका एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड। उस डेटा से हम पोस्टमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड मैच करेंगे ना। पोस्टमॉर्टम का मतलब आफ्टर डेथ, तो आफ्टर डेथ एंड बिफोर डेथ का जो डेंटल रिकॉर्ड है उसको हम कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन के बेसिस पर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। तो क्या आपको समझ में आया ये? सो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gene is routinely used for sex determination from dental DNA? ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम पे इसकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होता है ना। एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है ये जीन, जिस जीन की बात कर रहे हैं हम। इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, दोनों क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। बट फिर अंतर क्या होता है हमने देखा था मैम, बट इट डिफर्स इन साइज, डिफर्स इन साइज, और इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करता है। कौन सा जीन? P53 ABO एमिलोजेनिन और COL1A1 जीन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो मैम हम लोग बहुत अच्छे से ये समझ चुके हैं कि इसका आंसर होगा एमिलोजेनिन जीन, जो कि एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका साइज दोनों में अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम जो है सेक्स डिटर्मिनेशन पीसीआर मेथड से इजीली कर सकते हैं। ये बात आप याद रख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ठीक है। चलिए मैम अब हम आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which component of the tooth is primarily used for age estimation by counting incremental lines? Okay, अब भाई incremental lines तब बनेगी जब डिपोजिशन हो रहा होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? ये मैंने आपको एक्चुअली में हिंट दे दी है, हमने पिछली क्लास में डिपोजिशन पढ़ा था। तो किस कंपोनेंट ऑफ टूथ का डिकम्पोजिशन डिपोजिशन होता है एवरी ईयर, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैं चाहती हूँ आप इसको बहुत बहुत अच्छे से आंसर करें। बताइए क्या आंसर होगा? एज एस्टिमेशन के लिए इसे यूज करते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था। और यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो प्राइमरीली एज एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है बाय काउंटिंग इंक्रीमेंटल लाइंस। तो भाई इंक्रीमेंट कब हो रहा होगा? इंक्रीमेंट तो तब हो रहा होगा ना जब डिपोजिशन होगा। तो डिपोजिशन किसका होता है? सीमेंटम का एनुअल डिपोजिशन होता है। एनुअल डिपोजिशन होने की वजह से ही हम सीमेंटम एन्युलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी मेथड? सीमेंटम एन्युलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वेर इन वी predict the or we count the incremental lines of cementum and we predict the age or estimate the age, right? cementum annulation method कहते हैं, ये याद रखना है आपको, right? So the component of the tooth which is primarily used for age estimation by counting incremental lines, it is cementum, ठीक है। क्योंकि एनुअली सीमेंटम डिपॉजिट होती है और उसकी वजह से, क्योंकि डिपॉजिशन है तो इंक्रीमेंटल लाइंस देखने के लिए मिलती हैं, और उन्हीं इंक्रीमेंटल लाइंस को हम काउंट करते हैं किस प्रोसेस में? सीमेंटम एन्युलेशन प्रोसेस में। आर वी वेरी क्लियर विद दिस? इफ वी आर, प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है अपना फीडबैक प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a major source of DNA in teeth? कौन इनमें से कौन एक मेजर सोर्स नहीं है, आपसे पूछ रहा है। मैं हमेशा आपको हर एक प्रैक्टिस वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है एक और बार पढ़िए, लेकिन अगर इजीएस्ट क्वेश्चन भी आपको लग रहा है ना तो एटलीस्ट 2 बार पढ़िए, ठीक है, उससे हमें बहुत क्लियर रहती है पिक्चर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ डीएनए इन टीथ? इनमें से कौन सा दांत में डीएनए का प्रमुख स्रोत नहीं है? डेंटल पल्प, रूट कैनाल, डेंटिन और इनेमल। अब बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? हमने पढ़ा था कि इनमें से जो एक कंपोनेंट है वो ए सेल्यूलर और ए वस्क्यूलर होता है,
ए सेल्यूलर भी है और साथ साथ में ए वस्कुलर भी है। ठीक है, ए वस्कुलर ए सेल्यूलर है मतलब न्यूक्लिएटेड सेल्स लैक करता है, न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं वो लैक करता है। और क्योंकि न्यूक्लिएटेड सेल्स लैक करता है मैम, तो डेफिनेट सी बात है ना, डीएनए कैसे मिलेगा मैम बताइए। तो इफ यू टॉक अबाउट दिस, द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी एनामल। नाउ रिमेंबर दैट इफ यू टॉक अबाउट एनामल, इट इज ए सेल्यूलर एंड एवस्क्यूलर, हमने इसे पढ़ा था, एंड एवस्क्यूलर, राइट, नंबर वन, and therefore it lacks the nucleated cells। क्योंकि भाई न्यूक्लिएटेड सेल्स ही नहीं है तो न्यूक्लिएटेड डीएनए कहां से मिलेगा, देयर बाय इट लैक्स द न्यूक्लियर डीएनए आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि नहीं होता है इसीलिए मेजर सोर्स एनामल आपका नहीं है। क्या हमको ये समझ में आया? ओके, ऑलराइट, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है इसीलिए इट इज अ पुअर डीएनए सोर्स। भाई अब प्रमुख नहीं होगा तो क्या होगा ना, पुअर डीएनए सोर्स। क्या हमको ये मैम अच्छे से समझ में आ गया है? यस मैम, वी आर वेरी वेरी क्लियर, राइट। हम लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है क्योंकि हमने इसकी थ्योरी मन लगाकर पढ़ी थी आपसे। चलिए आगे बढ़ते विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन इज हाइड्रोलाइज्ड ड्यूरिंग द यूरिएज टेस्ट। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि यूरिएज टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है या नहीं। ओके, और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अगर, तो इसका रिएक्शन भी कमेंट में लिखेंगे आप। अब हमने रिएक्शन पढ़ा था, राइट। तो पहले तो ये बताना है कि वेदर इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट और प्रिजम्पटिव टेस्ट, ये बताना है आपको कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, कि ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है कि कंफर्मेटरी टेस्ट है, एंड साथ साथ में ये बताना है आपको कि इसका रिएक्शन कैसे होता है, हाइड्रोलिसिस होती है उसके बाद क्या बनता है जिसके कारण पीएच चेंज होता है। आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, चलिए, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन इज हाइड्रोलाइज्ड ड्यूरिंग द यूरिएज टेस्ट। तो भाई यूरिएज टेस्ट जब होता है उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोलाइज्ड होता है मैम? ये हमको बहुत 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 अच्छे से पता है कि यूरिया होता है और बनाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे ही अमोनिया निकलता है मैडम तो पीएच क्या हो जाता है, पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू अमोनिया। पीएच इंक्रीजेस ड्यू टू रिलीज। मैंने आपको थोड़ा सा रिएक्शन खुद ही बता दिया, आप इसको प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट में मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। pH increases due to the release of अमोनिया। अमोनिया की रिलीज की वजह से पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाता है और पीएच इंडिकेटर शो कर देता है, राइट। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हाइड्रोलाइज होता है? यूरिया, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास में, आप जाके एक बार इसको वापस देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं बना था तो। ठीक है, चलिए, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द जैफ रिएक्शन is based on the reaction between creatinine and, बताइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो जाफ रिएक्शन होता है, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन क्रिएटिनिन एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, पिक्रिक एसिड इन अल्कलाइन मीडियम और निनहाइड्रेन और फिनेफ्थलीन। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। थोड़ा सा सोचकर बताइएगा, अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने ध्यान से थ्योरी सुनी है, कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार फिर से थ्योरी की क्लास सुनिए। ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, या तो नोट्स को रिविजिट कीजिए, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें पता है कि क्रिएटिनिन जो है वो अल्कलाइन पिक्रेट से रिएक्ट करता है, पिक्रिक एसिड से, और बनाता है आपका एक ऑरेंज और रेड कलर का। और किस किस कलर का मैम? ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर्ड कौन सा कॉम्प्लेक्स मैम? क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन पिक्रेट, क्रिएटिनिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कलर ऑरेंज और रेड होता है। ठीक है, कौन से मीडियम में? अल्कलाइन मीडियम में। तो क्रिएटिनिन प्लस पिक्रिक एसिड, ठीक है, इन अल्कलाइन मीडियम, तो NaOH हमने लिया था, इसलिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस रिएक्शन में क्या लेते हैं अल्कलाइन मीडियम के लिए, तो NaOH याद रखिएगा, रिएक्शन हमने कल पढ़ा था इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने की जरूरत है कि हमने डिस्कस इतना अच्छे से कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिजर्वेटिव इज
commonly added to urine samples collected for forensic toxicological analysis। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस यानी विष विज्ञान विश्लेषण जो होता है उसको अगर आपको आपको टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करना है तो कौन सा प्रिजर्वेटिव आप इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। प्रिजर्वेटिव तो आप इस्तेमाल करते हैं अलग अलग, राइट, लेकिन अगर आपको टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करना है तो कौन सा आप प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, फॉर्मेलिन, ईडीटीए, सोडियम फ्लोराइड या पोटेशियम परमैंगनेट। आपसे पूछा है विच प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली एडेड टू यूरिन सैंपल्स कलेक्टेड फॉर फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फॉर्मेलिन, ईडीटीए, सोडियम फ्लोराइड या पोटेशियम परमैंगनेट। इनमें से जो भी आप ऐड करेंगे उसका काम क्या है, इट प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। जो भी आप इस्तेमाल करेंगे ना वो उसका काम है टू प्रिवेंट दी बैक्टीरियल ग्रोथ, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, जो भी आप ऐड करने वाले हैं एज अ प्रिजर्वेटिव तो क्या करेगी वो, सबसे पहले तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा एंड इट डज प्रिवेंट्स दी फर्मेंटेशन, ये भी तो रोकना जरूरी है ना, फर्मेंटेशन भी रोकना जरूरी है। सो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड। ओके, सो सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव और एडेड एज अ प्रिजर्वेटिव टू यूरिन सैंपल्स व्हिच आर कलेक्टेड फॉर फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। व्हाई मैम, हमने अभी समझा कि क्योंकि ये सबसे पहले तो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और साथ साथ में फर्मेंटेशन को भी प्रिवेंट करता है, इसीलिए। समझ में आया हमें अच्छे से, राइट चलिए। सो अगर फर्मेंटेशन नहीं होगा तो मतलब मैम ये क्यों ऐसा कर, मतलब फर्मेंटेशन की बात कहां से यहाँ पर आई, देखिए अगर फर्मेंटेशन होगा तो जो अल्कोहल है, अगर आपके यूरिन में अल्कोहल प्रेजेंट है तो वो तो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, तो फर्मेंटेशन होने नहीं देना है। उसको रोकने के लिए सोडियम फ्लोराइड टेस्ट, सोडियम फ्लोराइड जो है उसको हम ऐड करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। which analytical technique provides the highest specificity for confirming drugs and poisons in urines, यानी आपके यूरिन में जो औषधि है या किसी भी प्रकार का अगर ड्रग्स है, कोई किसी प्रकार का विष है, उसकी पुष्टि के लिए सर्वाधिक विशिष्ट विश्लेषणात्मक तकनीक कौन सी है। हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी आपसे पूछ रहे हैं, हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी फॉर कंफर्मिंग ड्रग्स एंड पॉइजन्स इन यूरिन। आपके पास यहाँ पर भी चार ऑप्शंस है, एलाइजा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एलसीएमएस और द कलर टेस्ट। आपको बताना है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं कि आपको हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी चाहिए किसके कंफर्मेशन के लिए कि यूरिन में ड्रग और पॉइजन है, तो आप कौन सा एनालिटिकल टेक्निक इस्तेमाल करोगे ये बताना है आपको। तो हमारे पास एलाइजा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एलसीएमएस या कलर टेस्ट, ये इनमें से कौन सा टेक्निक आप यूज करोगे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो एलसीएमएस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एलसीएमएस, ये एक्चुअली में क्या करता है ना, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन और मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन को कंबाइन करके टेस्ट देता है आपको। ठीक है, ऑलराइट। तो जब ड्रग्स और पॉइजन आपको यूरिन में टेस्ट करना होता है, सो दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। हमने बात की है बार बार अभी थोड़ी देर पहले भी कि गोल्ड स्टैंडर्ड से क्या मतलब होता है ना। So remember that LC-MS is the gold standard technique for confirming drugs and poisons in urine. तो आपसे अगर कोई डिफरेंटली क्वेश्चन भी पूछता है ना कि ड्रग्स एंड पॉइजन इन यूरिन को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो इट इज LC-MS टेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following forensic situations provide the greatest advantage for using teeth as DNA source? निम्नलिखित में से किस फोरेंसिक परिस्थिति में दांत डीएनए के सर्वोत्तम स्रोत के रूप में कार्य करते हैं? ओके, अगर आपके पास इनमें से कौन सी फॉरेंसिक सिचुएशन होगी जहां पर आप टीथ को एज अ डीएनए सोर्स यूज कर सकते हो, ये पूछा जा रहा है आपको। एप्लीकेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस हम जहां पढ़ते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है, अब हमने पढ़ा हुआ है ये। तो अगर फ्रेश ब्लड स्टेन है आपके पास तो क्या आप टीथ को डीएनए की तरह इस्तेमाल करोगे? थोड़ा सोचो और आंसर करो, ये तो कितना ईजी सा है। अगर आपके पास फ्रेश ब्लड स्टेन है तो क्या आप टीथ को इस्तेमाल करोगे क्योंकि ऑलरेडी फ्रेश ब्लड स्टेन है। ठीक है, अगर रिसेंटली डिसीज बॉडी है तो थोड़ी देर पहले ही डेथ हुई है तो आपके पास काफी सोर्सेज, तो आप टीथ को क्यों यूज करोगे। ठीक है, अगर आपके पास बर्न्ड एंड स्केलेटनाइज्ड रिमेन है
ठीक है। तो बहुत सारे जो अदर डीएनए सोर्सेज हैं वो शायद आपकी मदद ना कर पाए। ऐसे केस में हमने पढ़ा था जहां पर भी बर्न्ड एंड स्केलेटनाइज्ड रिमेन्स हमको मिलते हैं, ऐसे केसेस में टीथ को हम डीएनए सोर्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेंटल पल्प जो है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है एनामल और डेंटिन के द्वारा। तो इनेमल और डेंटिन हमने पढ़ा था कल भी, दैट इफ वी टॉक अबाउट इनेमल एंड डेंटिन, ये दोनों के अंदर प्रोटेक्टेड तरीके से डेंटल पल्प पाया जाता है। तो दो बॉडी जो है आपकी वो स्केलेटनाइज हो चुकी है या बर्न स्थिति में है, लेकिन आपका जो डेंटल पल्प है उससे आपको न्यूक्लियर डीएनए मिल सकता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट मेरे आंसर जरूर दीजिएगा। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो उसका आंसर मुझे कमेंट्स में आप सबसे चाहिए। लेट मी टेस्ट कि आप ध्यान से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ओके, सो विच डेंटल टिश्यू इज इनकेपेबल ऑफ रीजेनरेशन बिकॉज इट इज ए सेल्यूलर। मैम ये तो हम ब्लाइंडली इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ना मैम ए सेल्यूलर और ए वस्कुलर कौन सा डेंटल कंपोनेंट होता है। मैम वी आर चैंपियंस। अब ये वाले क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हम बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं आपके साथ साथ। ठीक है, so which dental tissue is incapable of regeneration because it is acellular। आपके दांत का ऐसा कौन सा टिश्यू या ऊतक होता है जो कोशिका विहीन होने के कारण पुनर्जनन करने में असमर्थ होता है। which dental tissue is incapable of regeneration because it is acellular? डेंटल पल्प, सीमेंटम, एनामल और डेंटिन। बताइए। तो भाई जब टूथ का इरप्शन होता है तो एम्ब्लियोब्लास्ट जो होते हैं वो चले जाते हैं, राइट। इसी की वजह से आप समझ लीजिए कि आपका जो इनेमल है वो एक तो ये सेल्यूलर है, तो वो रीजेनरेट नहीं कर सकता। ओके, ऑलराइट। अगर इरप्शन नहीं होता टूथ का तो एम्ब्लियोब्लास्ट रहेंगे तो वो हेल्प कर सकते हैं, बट इरप्शन के बाद एम्ब्लियोब्लास्ट नहीं रह जाते, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट इट, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी इनेमल। ओके, आपका जो इनेमल है वो रीजेनरेट नहीं कर सकता बिकॉज इट्स ए सेल्यूलर। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंपेयरिंग बाइट मार्क्स इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, आपको बाइट मार्क को कंपेयर करना है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, तो इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो सबसे अच्छी रहेगी। बाइट मार्क का कंपैरिजन करने का आ गया है आपको, तो पीसीआर एनालिसिस रहेगी या 3D स्कैनिंग एंड डेंटल कास्ट कंपैरिजन रहेगा या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग रहेगी या जाफरी एक्शन रहेगा, क्या रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी की, जहाँ पे एक्चुअली में हम डेंटल मेकअप को स्टडी करते हैं, तो भाई जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें हम 3D स्कैन लेंगे। ठीक है, 3D स्कैन करके आपका जो डेंटल कास्ट है उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारे पास एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स हैं तो हम उसके द्वारा कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये पीसीआर एनालिसिस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जैफ रिएक्शन नहीं करेंगे ना मैम, राइट, बिकॉज हम लोग जो है वो टेक सेवी लोग हैं, राइट, हमको टेक्निक पता है, टेक्नोलॉजी का हमको आइडिया है अच्छे से। सो द बेस्ट टेक्निक विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंपेयरिंग बाइट मार्क्स इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस इज एक्चुअली the 3D scanning and dental cast comparison। ठीक है, ये याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ यूरिन सैंपल कलेक्टेड फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन शुड प्रेफरेबली कंटेन विच प्रिजर्वेटिव। अब आपसे पूछ लिया है कि इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका आंसर आप पहले ही दे चुके हैं, सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी क्लास में हमने अभी एक और क्वेश्चन किया था जिसका सेम क्वेश्चन था, लगभग उसका लैंग्वेज बस अलग था, और यहाँ पे आपको मुझे आंसर बताना है। बताइएगा, ठीक है। अ यूरिन सैंपल विच इज कलेक्टेड फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन शुड प्रेफरेबली कंटेन विच प्रिजर्वेटिव, और क्यों, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्यों। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्यों होगा, ये दोनों बातें आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, द ऑरेंज रेड कलर प्रोड्यूस्ड इन द जैफ रिएक्शन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मैम दिस इज सो इजी, we know what is going to be the answer because we have studied it very 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 properly। मैम हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्रिएटिनिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स, यूरिया अमोनिया कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉपर कॉम्प्लेक्स या ग्लूकोज पिक्रेट कॉम्प्लेक्स। तो मैम हमें पता है कि क्रिएटिनिन हमारे यूरिन में है, तो अगर हमारा सैंपल यूरिन है तो उसमें क्रिएटिनिन होगा।
क्रिएटिनिन जो है वो पिक्रिक एसिड इन द पिक्रिक एसिड के साथ आपके अल्कलाइन मीडियम में क्रिएटिनिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि ऑरेंज रेड कलर का होता है मैम, राइट, जिसको हम जैफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो कलर है वो क्रिएटिनिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स का रहता है ऑरेंज रेड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है आप सबके लिए, मुझे पता है, बिकॉज आप सब बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Consider the following statements regarding urine as a forensic evidence. Okay, now statement 1 is urine itself contains very little free DNA. And statement 2 says DNA is mainly obtained from the exfoliated epithelial cells which are present in urine. हमने यूरोथीलियल एपिथेलियल सेल्स पढ़े थे। यूरोथीलियल एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे सोर्स होते हैं डीएनए के, हमने पढ़ा था। सबसे बेस्ट डीएनए का सोर्स अगर यूरिन में आप कहेंगे तो वो आपका यूरोथीलियल एपिथेलियल सेल्स हैं, राइट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि यूरिन में अपने आप में बहुत लिटिल फ्री डीएनए होता है, लेकिन जो यूरोथीलियल सेल्स हैं, जो एक्सफोलिएटेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है यूरिन में, एक्चुअली दे आर द मेन सोर्सेज ना, सही बात है। तो डीएनए इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सफोलिएटेड एपिथेलियल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन यूरिन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड यूरिन इटसेल्फ कंटेन वेरी लिटिल फ्री डीएनए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो जब दोनों ही करेक्ट है तो भाई डेफिनेटली जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A highly decomposed body is recovered from after several months. Soft tissues are absent, but intact teeth are available. Which evidence is more suitable for establishing the identity? Identity की बात करें, अब इस बात को प्लीज ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि डीएनए का बेस्ट सोर्स कौन सा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंटेक्ट टीथ प्रेजेंट है, कौन सा एविडेंस जो है वो मोस्ट सुटेबल रहेगा आइडेंटिटी को स्टेब्लिश करने के लिए, आइडेंटिटी स्टेब्लिश करवाने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो आइडेंटिटी अगर आपको स्टैब्लिश करनी है मैम, तो डेंटल पल्प डीएनए प्रोफाइलिंग सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि डेंटल पल्प जो है वो सबसे बेहतर सोर्स है, ठीक है। क्योंकि बॉडी कैसी है, डिकम्पोज्ड है, सॉफ्ट टिश्यू पूरी तरीके से जा चुके हैं, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू पूरी तरीके से जा चुके हैं, बॉडी कंप्लीटली हाईली डिकम्पोज्ड है। ऐसे केस में हम हेयर शाफ्ट एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, हम डेंटल पल्प डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे, क्योंकि डेंटल पल्प का जो डीएनए है वो डिकम्पोजिशन के बाद भी इंटेक्ट रहता है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीएनए रिकवरी फ्रॉम टूथ स्ट्रक्चर्स? बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा किसमें होता है भाई, ये तो बहुत इजी आंसर है मैम, इतने सिंपल ऑप्शन आपने हम लोगों के लिए रखे हैं, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है सबसे ज्यादा डेंटल पल्प में डीएनए होता है। तो डेंटल पल्प तो किसी और जगह पे ए ऑप्शन में है ही नहीं ना मैम, तो हमें क्लियर समझ में आ गया कि कहीं और डेंटल पल्प नहीं है, तो यही करेक्ट ऑर्डर है, सबसे ज्यादा डेंटल पल्प में, फिर रूट कैनाल टिश्यू, देन डेंटिन एंड देन सीमेंटम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which analytical technique simultaneously provides chromatographic separation and molecular identification of drugs present in urine? Toxicological analysis के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह, है ना। अगर आपको चेक करना है कि ड्रग्स हैं कि नहीं आपके यूरिन में, सो ये तो इजी है मैम, LCMS अभी हमने पढ़ा था कि ये टेक्निक जो है ये साइमल्टेनियसली क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के साथ साथ मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन करती है उस ड्रग का जो यूरिन में प्रेजेंट होगा, इसलिए दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। और ये कौन सी टेक्निक है मैम, LCMS टेक्निक। ओके, सो या एवरीवन, दिस वाज अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आज की क्लास में हमने बहुत मजेदार क्वेश्चंस किए, आप सबने आशा है मन लगाकर मेरे साथ पढ़ाई की होगी, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू आंसर द थिंग्स दैट आई हैव आस्क्ड। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है मैं चाहती हूँ आप उसका आंसर मुझे दें कमेंट के माध्यम से। आई वांट टू चेक कि आप मन लगाकर पढ़ भी रहे हैं या नहीं। ओके, तो क्योंकि आप ऐसा मत समझिएगा कि इफ यू आर नॉट डीलिंग लाइव तो मैं समझ नहीं सकती कि आप कितना मन लगाकर पढ़ रहे हैं। आई हैव वेज, ओके, ऑलराइट, आई एम एक्सपीरियंस्ड एंड आई हैव वेज टू डिटेक्ट कि आप वाकई मन लगा के मेरे साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, सो ऑल दोस्त जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। टेलीग्राम पर जाकर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई उस पर क्लिक कीजिए एंड राइट यूनिट 1 नोट्स, ठीक है। तो यूनिट 1 के नोट्स में आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। ओके, ऑलराइट एवरीवन, सो आई होप आपको आज की क्लास में उतना ही मजा आया हो जितना मुझे आपको पढ़ाकर आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पार्ट ए को भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।